नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। 9 तारीख। मीना को लगता जैसे चीनी लोग बर्फ के पानी को एक एक बूंद लगातार किसी के सिर पर डालकर उसे कुछ दिनों में मार देते हैं। यह 9 तारीख भी लगातार टिप टिप उसके सिर पर बज रही थी और वह उसके नीचे धीरे धीरे मर रही थी। पापा ने कहा था हम 9 तारीख की सुबह हवाई जहाज से लंदन चलेंगे। मीना ने लंदन के म्यूजियम और पेरिस की आर्ट गैलरियों के बारे में जो कुछ पढ़ा या सुना था उसकी कल्पना करके खुश होना चाहा, पर मन में पल भर के लिए आई खुशी भी मन में टिकती नहीं थी। उसने घर माँ से कई दिन पहले कहा था कि वह कुछ दिनों के लिए बम्बई अपनी सहेली के पास जाएगी और माँ ने उसकी बात नहीं मानी थी। पर आजकल उसकी दादी गांव से आई हुई थी और उसके कहने पर कि लड़की अब सयानी है, जाने भी दे, अगर इसका जी करता है, माँ कुछ मान सी गई थी। पर मीना से अपना झूठ अपने कानों से ही नहीं सुना जा रहा था। हरवंशलाल पापा जी ने नहीं जैसी हाँ कर दी थी, पर वह खुश नहीं थे। वैसे वह इन दिनों एक बात से बड़े खुश थे कि दिलीप ने उनके दफ्तर आकर अकेले में उनके पास बैठकर उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा था और कहा था कि कुछ दिनों में उसके पिताजी खुद आकर उनसे मिलेंगे। देशराज पापा जी इन दिनों बहुत खुश थे कि आखिर उनकी बेटी कुछ दिनों उनके पास रहेगी, चाहे सिर्फ कुछ दिन ही सही। तुम्हें वहाँ गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी, उन्होंने खुद ही ख्याल से पूछा था। यह ख्याल मीना को भी था और उसने कहा था, पर बम्बई जाने के नाम पर तो मैं घर से गर्म कपड़े नहीं ला सकती। उन्होंने मीना के लिए कुछ गर्म कपड़े यहाँ बाजार से खरीद लिए थे और उसके लिए एक नया सूटकेस लेकर वे कपड़े वहीं होटल में रख लिए थे और कहा था बाकी मैं तुम्हें लंदन पहुँचते ही खरीद दूंगा। वैसे तो वहीं खरीदूंगा, ये तो यूं ही रास्ते के लिए है। यह सब कुछ एक सपने जैसा था, पर मीना हर बात पर एक गहरे सोच में पड़ जाती थी। कपड़ों के बारे में भी, वापस भी घर से कैसे लाऊंगी, क्या बताऊंगी कहाँ से लाई हूँ। पहले सिर्फ एक साड़ी थी, उसके बारे में कह दिया कि दिलीप ने लेकर दी है, पर अब सोचें खत्म नहीं होती थी। पर 9 तारीख में जितने दिन रह गए थे वे खत्म हो रहे थे। एक बार फिर घबराकर मीना ने देशराज पापा से कहा था, आप अकेले चले जाइए, मेरा जी घबराता है। पर उन्होंने जब कहा था, अच्छा मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कुछ काम है, मैंने सोचा था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम साथ होगी तो मेरा ख्याल रखोगी, वैसे भी मुझे इतनी खुशी होगी कि शायद मैं बीमार ही ना हूँ। तो मीना को उनकी उदासी के सामने अपनी घबराहट बड़ी छोटी लगने लगी थी। उसने घर से बम्बई जाने के नाम पर एक छोटा सा सूटकेस तैयार कर लिया था, पर अब उसके सामने एक और चिंता थी। उसका छोटा भाई संदीप कह रहा था कि वो स्टेशन जाकर उसे गाड़ी पर चढ़ा आएगा। देशराज पापा ने घर में दिखाने के लिए उसे बम्बई का एक टिकट खरीद कर दिया था, पर स्टेशन पर जाने के लिए जो उसके भाई की जिद थी उसको टालने की सूरत नजर नहीं आ रही थी। मीना ने कसैले से मुंह से एक और झूठ बोला, किसी को स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं, दिलीप उसे खुद जाकर गाड़ी में बिठाएगा। फ्रेंच क्लास से कुछ दिन की छुट्टी लेते हुए उसने दिलीप से भी बम्बई जाने की बात कही थी, पर उसकी ओर से उसे आजकल कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि पापा ने उससे खुद कहा था कि आजकल वो घर पर ना आए। आजकल दादी आई हुई थी, ब्याह से पहले लड़के का इस तरह घर आना उन्हें पसंद नहीं था। सो मीना भाई और माँ से ये कहकर निश्चिंत हो गई कि वह स्कूटर से दिलीप के पास चली जाएगी और आगे वह स्वयं जाकर उसे गाड़ी पर सवार करवा देगा। देशराज पापा कितने दूरंदेश है। मीना को कुछ फिक्रों की ओर से तसल्ली सी हो गई, तो ख्याल आया डिलक्स शाम को 4:30 बजे जाती है, पर उन्होंने बम्बई का फ्रंटियर मेल का टिकट लेकर दिखाने के लिए दिया था जो सवेरे 9 बजे जाती है, उसी समय जब लंदन वाला प्लेन जाता है। सिर्फ जिस दिन सवेरे 7 बजे घर से जाना था उससे पहली रात एक बात की उसे कुछ हैरानी सी हुई, पर यह सोचकर कि कल रास्ते में देशराज पापा जी से पूछ लूंगी, उसने उस बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया। रात को खाने के बाद जब राधा अभी चौके को संभाल रही थी और माँ अभी चौके में बैठी हुई थी,
दादी भी वहाँ थी। न जाने किस तरह पुराने बीते हुए समय की बातें छिड़ गई। मीना पहले से ही कुछ सोचती हुई सी बैठी थी, क्योंकि माँ उसके लिए कल गाड़ी में सफ़र के लिए खाने का प्रबंध करने में लगी हुई थी और आलू उबालते हुए कह रही थी, लड़की ऐसे ही रास्ते में बुरा गंदा खाना खाएगी, मैं आलू के पराठे बनाकर साथ रख दूंगी, ये सूखते नहीं हैं। और मीना की माँ को इस चिंता के आगे अपना झूठ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर माँ और दादी की बातों में न जाने किस तरह किस समय देशराज का नाम आ गया। मीना को दादी के मुंह से नाम सुनने में की कभी आशा नहीं थी, पर वह कह रही थी, मुझे तो वह पेट का जाया सा लगता था, निगोड़े ने आकर सूरत भी नहीं दिखाई। और माँ कह रही थी, बस इस लड़की को एक बार ही सपने में दिखाई दिया है और किसी को उसका नाम निशान भी मालूम नहीं। हमारे समय में लोग कौल निभाते थे, दादी कह रही थी। यह मेरा बसा कुछ तेज मिजाज का था। मैं कभी दुखी होती थी तो देसू कहता, माँ तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे एक नहीं दो बेटे हैं, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तो मैं जो हूँ। खैर ये बातें मीना के लिए नई नहीं थी। उसकी अच्छाई की बातें पहले माँ भी किया करती थी, राधा भी। पर जो नया था वो यह कि दादी कह रही थी, 1 बरस का फोए जैसा बालक छोड़कर जब उसकी औरत गुजर गई थी, वह तो जैसे तन मन से साधु सी हो गया था। सो देशराज पापा ने पहले भी ब्याह किया था और उनका कोई पहला बच्चा भी था, न जाने लड़की या लड़का। और फिर मीना हैरान थी, यह बात उन्होंने कभी नहीं बताई थी और न किसी लड़के या लड़की का जिक्र किया था। शायद वह बच्चा जीता ना रहा हो। मीना को कुछ ऐसा भी ख्याल आया, पर उसने सोचा कल रास्ते में उनसे पूछूंगी। एक यह ख्याल भी आया कि शायद मेरी कोई बहन या भाई कहीं जीता ही हो, पर पापा ने सिर्फ इसलिए बात नहीं की हो कि वो मेरा सगा भाई बहन नहीं था। और उसे हंसी हंसी भी आई। जो भी हो, अगर जीता है तो मेरा आधा भाई तो हुआ ही, या आधी बहन, जैसे यह मेरा आधा भाई संदीप। और मीना सवेरे के सफर के बारे में सोचती हुई रसोई से उठकर चली गई। मीना सवेरे घर से होटल और वहां से एयरपोर्ट ऐसे गई जैसे अपनी आंखों से अपना बदन चुराया हो। घर से एयरपोर्ट तक सारे रास्ते पहचाने हुए लग रहे थे, सिर्फ अपना आप अपने से पहचाना नहीं जा रहा था। पापा ने उसके लिए एक जींस और स्वेटर खरीदा था, जो उसने होटल में पहने हुए कपड़े बदलकर पतली सी साड़ी की जगह पहन लिया था। शायद इसलिए भी सब कुछ नया और अजीब लग रहा था। एयरपोर्ट की भीड़ में दाएं बाएं दूर परे एक बार उसे बुलावा सा हुआ, जैसे दिलीप खड़ा हो। ध्यान से देखने पर बुलावा दूर हो जाता था, पर हर बार वह काँप कर रह जाती थी। उसे लगा उसका कुछ था, उसके तन बदन का कुछ, जो यहाँ एयरपोर्ट के बाहर इसी शहर में रह गया था। और दिलीप जो उसके साथ नहीं था, वहीं से थोड़ा सा उसके साथ जा रहा था। यह एक बिल्कुल नया एहसास था जो यहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हुए मीना को हुआ। लगा वह दिलीप को अपने अंतरतम से ऐसा प्यार करती थी कि वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच लगता था। और इस एहसास के साथ ही उसे पहली बार एक बहुत बड़े गुनाह का एहसास हुआ कि वो सबसे बड़े सच के साथ एक सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। अंदर कस्टम से होकर जाने का समय आ गया था। पूछा गया, सामान में या पर्स में या बक्स में कोई कीमती चीज है, कोई जेवर, घड़ी, कैमरा। मीना की उंगली में एक सोने की अंगूठी थी और हाथ में एक सोने की चूड़ी। वह लिखा दी, और मन में कुछ और भी आया। एक रिश्ता है बड़ा कीमती, बाप और बेटी का, जो अपने साथ लिए जा रही हूँ, पर किसी को बता नहीं सकती, कानून को भी नहीं। उसके एयरपोर्ट पर लिखा हुआ उसके पापा का नाम हरबंस लाल इस समय मीना के विचार में शर्मिंदा सा हो रहा था। हवाई जहाज में उसकी सीट पापा के बिल्कुल पास थी, पर खिड़की की तरफ नहीं थी। खिड़की के पास की सीट पापा की थी। वो अपनी सीट पर बैठने लगी तो पापा ने अपनी खिड़की वाली सीट उसे दे दी। हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो खिड़की वाली सीट पर बैठे हुए खिड़की से बाहर देखकर मीना ने धरती अपने से बहुत दूर छूटती हुई जान पड़ी। हवाई जहाज में पहला एहसास हमेशा अकेलेपन का होता है। मीना को किसी किताब की ये शब्द याद आ गए, और साथ ही याद आया कि उसे पापा से वह रात वाली बात पूछनी है। पूछा, पापा आपने कभी माँ से मिलने से पहले ब्याह किया था? पापा उदास खिड़की के बाहर खिड़ते बिछड़ते हुए बादलों को देखने में लगे हुए थे। सॉरी पापा, मुझे मालूम है आपके एक बच्चा भी था और उसकी माँ भी, पर वह जवानी में ही मर गई थी और मैं सिर्फ उसके बारे में पूछना चाहती थी, अपने भाई के बारे में।
वह भी पापा ने सिर्फ इतना ही कहा। चुप हो गए। मीना ने कहा, उसने पापा के किसी गहरे घाव पे हाथ रख दिया था। उनका ध्यान दूसरी तरफ करना चाहा, पर कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर शायद पापा ने स्वयं ही उसके मन की तकलीफ को समझ लिया। अपने बैग से एक एल्बम सी निकाली और मीना को लंदन की तस्वीरें दिखाने लगे। यह हाउस ऑफ पार्लियामेंट के उत्तर की तरफ क्लॉक टावर, यह थेम्स नदी का दृश्य, ये पूरे लंदन का एरियल व्यू, यह बर्फीले चौक, यह ब्रिटिश म्यूजियम की गैलरी, यह रोमन वाला हिस्सा, यह बकिंगम पैलेस का पूर्वी हिस्सा और यह सेंट पॉल का कैथेड्रल। एयर होस्टेस नाश्ता देकर पूछने लगी, चाय या कॉफ़ी? तो पापा ने अपने बैग में से एक छोटा सा पैकेट निकालकर उसे देते हुए कहा, चॉकलेट प्लीज़। और वह मीना को बताने लगे, सेंट्रल और दक्षिणी अफ्रीका में कहते हैं कोका का पेड़ 40 फुट ऊंचा होता है। कोलंबस अपनी यात्रा में 1502 में इसके दाने स्पेन से ले गया था, जहां इसकी ड्रिंक तैयार की गई थी। ये ड्रिंक तैयार करने का नुस्खा स्पेन वालों ने कई सौ साल तक छुपाए रखा, पर धीरे धीरे यूरोप में यह मालूम हो गया। कहते हैं 1657 में फ्रांस के किसी आदमी ने पहली बार लंदन में इसकी दुकान खोली, पर यह इतनी महंगी होती थी कि बहुत अमीर आदमी ही इसे पी सकते थे। एयर होस्टेस नाश्ता ले आई थी और 2 गिलास चॉकलेट भी। चॉकलेट का घूंट भरते हुए पापा कहने लगे, फिर अमीर शहरों में चॉकलेट हाउस खुले और चॉकलेट क्लब भी। 1700 में अंग्रेजों ने इसमें दूध मिलाकर इसे और स्वादिष्ट बना दिया, पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगाई हुई थी कि बहुत ही महंगी थी। यह तो 1853 में ड्यूटी कम हुई तो सस्ती हुई। मीना चॉकलेट पीते हुए चॉकलेट का इतिहास सुनती रही, पर साथ ही भीतर एक विचार बड़ी दूर तक चला गया। एक दिन आएगा, न जाने कब, शायद बहुत बरस बाद, जब वो दिलीप के पास बैठकर उसे हौले हौले सुनाएगी, मैं जब 21 बरस की थी तो एक बार लंदन गई थी। हवाई जहाज को कुछ हिचकोले से लगे। ऐलान हुआ, मौसम खराब है, इसलिए सेफ्टी बेल्ट बांध ली जाए। मीना ने सबकी तरह सेफ्टी बेल्ट बांध ली, पर कुछ देर बाद मन को कुछ हिचकोले से आने लगे। अगर हवाई जहाज गिर पड़े, सबकी लाशें न जाने कहाँ कहाँ पड़ी होंगी, मेरी भी। सवेरे अखबार में खबर छपेगी, पर कोई भी इस खबर को पढ़कर नहीं रोएगा और न सोचेगा कि मैं मर गई। सब लोग बम्बई से मेरे आने का इंतजार करते रहेंगे। और मीना के अंदर ही कुछ बादलों की तरह गिरने लगा। कुछ दिन इंतजार करेंगे, फिर घबराएंगे, फिर ढूंढेंगे और फिर न जाने क्या सोचेंगे। कुछ देर बाद ऐलान हुआ, अब मौसम ठीक है, सेफ्टी बेल्ट खोल लें। दिल्ली में होटल से चलते हुए पापा ने एक दवा जेवरल उसे दी थी और कहा था कि मुझे खाना याद नहीं रहता, पर डॉक्टर ने कहा है दिन में 3 बार इसे जरूर खाना है, हर खाने के बाद। अब ठीक वक्त से खिलाना तुम्हारा जिम्मा है। मीना ने अब नाश्ता खत्म होने के बाद याद से वो शीशी अपने पर्स से निकाली और उसमें से लाख के रंग की एक गोली निकालकर पापा को दी। पापा ने गोली खा ली, फिर अचानक हंसने लगे। कहने लगे, तुम्हें एक बात बताना तो भूले ही जा रहा था। क्या? मैंने दिल्ली में तुम्हें किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सोचता था फिजूल में बात फैल जाएगी, पर सोफिया और रॉबर्ट जानते हैं। उनकी और बात है, वे मेरे नौकर हैं। पर यहाँ लंदन में शायद तुम्हें एक दोस्त से इंट्रोड्यूस कराऊं। शायद हम उसी के घर भी जाएं। वहाँ कहीं गलती से अपना नाम मीना शर्मा न बता देना। क्यों? मीना कुछ हैरान सी हो गई। मिस्टर मलिक फिर हंसने लगे। मैं मलिक? तो तुम मेरी बेटी शर्मा किस तरह हो गई? मीना को खुद भी हंसी आ गई। कहने लगी, वैसे तो मैं अपना नाम मीना ही लिखती हूँ, साथ कुछ भी नहीं लिखती या कहती हूँ। फिर भी ध्यान रखूंगी, बस सिर्फ मीना या मीना मलिक, ध्यान रखना। मीना को पासपोर्ट पर लिखे हुए नाम का ध्यान आया। यहाँ मिस मीना शर्मा लिखा हुआ था। कहने लगी, पर पासपोर्ट पर तो लिखा हुआ है। हाँ, मिस्टर मलिक कहने लगे। जी तो करता था यहाँ भी बदलवा दूँ, पर साथ ही तस्वीर होती है ना, बाद में अगर कभी वेरीफाई करे तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पर पासपोर्ट की कोई बात नहीं, वो कोई दोस्तों को थोड़ी ना दिखाना है। और मीना ने धीरे से अपने होठों में अपना नया नाम दोहराया, मिस मीना मलिक।